हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद IIT BHU से पास आउट हूँ इन द ईयर 2012 और मैं पिछले 7 साल से इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ और ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो चलिए हम लोग अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर नंबर 2। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं। यकीन मानिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रिपरेशन पार्ट है काफ़ी आसान होता है और बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन जैसा केस नहीं बनता है, ढेर सारा प्रिपरेशन पार्ट होता है, नहीं, बहुत ही आसान होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना। तो आज का लेक्चर हमारा प्रिपरेशन पर चलेगा और अगला लेक्चर जो होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलेगा। एंड दैट्स ऑल वी हैव इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, यही हमें पढ़ना है। तो प्रिपरेशन पार्ट में आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत आसान सी बात होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने में हम लोग यूजुअली दो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, दो तरह के रिएक्शन को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। किसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो पहला है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का यूज करके और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम लोग यूजुअली यही दोनों मेथड को फॉलो करते हैं, या तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं या तो हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं और हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए वैसा हम लोग रिएक्शन कंडीशन मेंटेन करते हैं। पर ध्यान दीजिएगा कि केवल यही दो तरीका नहीं है, ये तो मैंने आपको कॉमन तरीका बताया है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फेमस रिएक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग दी लेक्चर। तो लेक्चर के दौरान हम लोग देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर फेमस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। आई होप नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल का या फिर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। जैसे कि यहां पे देखिएगा कि एल्किल साइनाइड can be hydrolyzed into carboxylic acid and ammonia in the presence of acid or base, acidic और basic medium। ये हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया बेटा, वाटर का रिएक्शन। तो वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसको, एल्किल साइनाइड को या नाइट्राइल को। और मीडियम हम लोग क्या बनाएंगे, या तो एसिडिक मीडियम बनाइए या तो बेसिक मीडियम बनाइए, या तो H2SO4 का इस्तेमाल करिए या फिर NaOH का इस्तेमाल करिए। आपको मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अलावा आपको अमोनिया भी मिलेगा, क्योंकि साइनाइड में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन जो है वो आपका अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे H+ साइन मैंने आपको दिखाया है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, और H2O/OH-। अगर आप OH- लेंगे तो यहां पर आपको अलग प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां पर इसकी जगह आपको मिल जाएगा यहां पर RCOO-। तो RCOO- मिलेगा जब आप बेस लेंगे, और जब आप एसिड लेंगे तो सीधे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सो दैट इज द सिंपल वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। अब इसमें सवाल यह है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो एक बार हम लोग मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं, तो मैकेनिज्म से हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसे रिएक्शन होता है। जैसे कि हमने कहां पे क्या किया है, एल्किल साइनाइड लिया है, तो हमने यहां पे ले लिया RCN, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और एसिडिक मीडियम हमने किया है, तो एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में नाइट्रोजन पे क्या है बेटा, लोन पेयर है,
तो हमने जब यहाँ पे H+ आयन ऐड करा, मीडियम को एसिडिक कराया, तो लोन पेयर जो है वो H+ आयन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, और जब H+ आयन के साथ जाके जुड़ेगा तो यहां पे आपको मिल जाएगा क्या, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा और ये H हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ लेके गया, तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, H2O, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर कहाँ पे जाएगा, कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, और जब ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा RCO, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पर H हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे डी प्रोटोनेशन करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी प्रोटोनेशन करेंगे, H+ आयन निकालेंगे, और जब H+ आयन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा RCOH मिल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH मिल जाएगा। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया बेटा, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट में देखेगा, यहां पे आपका हो जाएगा टॉटामेराइजेशन। अब ये बड़ा अच्छा बात हो गया, यहां पे क्या हो गया, टॉटामेराइजेशन, और टॉटामेराइजेशन के बाद यहां पे आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि यहां पर जब भी हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज दी अमाइड, अमाइड बनेगा, और बाद में अगर हमने एक्सेस ऑफ वाटर यूज कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, तो ये एक्सेस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन ये क्रिएट करेगा क्या बेटा, ये क्रिएट कर जाएगा RCOOH प्लस NH2 NH3। देखने कितना सही तरीके से चला। यहां पर साइनाइड जो है सबसे पहले अमाइड में कन्वर्ट करता है, और फिर अमाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट करता है। मतलब कि साइनाइड सीधे सीधे अमोनिया में कन्वर्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से होके चलता है। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड या फिर नाइट्राइल। नोट इट डाउन प्लीज। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे, अभी आप बस समझते रहिए, फिर हम क्विज सेक्शन में न्यूमेरिकल को इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। और भी बहुत सारा हाइड्रोलिसिस हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ RCH3। अगर आपको कुछ RCH3 की तरह मॉलिक्यूल दिख जाए तो वहां पे भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिएगा, टर्मिनल ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अब ये कंडीशन लग गया कि हमने क्या किया, एल्केन में हेलोजन ग्रुप ऐड किया, और हेलोजन ग्रुप कहां पे ऐड किया, टर्मिनल कार्बन पर, और कितना हेलोजन ऐड किया है, 3 हेलोजन ऐड किया है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो वह मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड देने में सक्षम है। बस हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस इन एल्कलीन सॉल्यूशन, यानी कि NaOH एक्वस, हम लोग क्या लेंगे, NaOH एक्वस, और ये आपका बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम एल्कलीन रहेगा, एसिडिक मीडियम यहां पर नहीं लेंगे, एसिडिक मीडियम पर यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। एल्कलीन मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। कब, टर्मिनल ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल RCH3 है, हमने RCH3 लिया, टर्मिनल कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, दैट इज टर्मिनल कार्बन। और टर्मिनल कार्बन पर हमने क्या कर दिया, हेलोजन कर दिया है, और ये क्या है, NaOH एक्वस फॉर्म में लिया है, तो हमें मिल जाएगा RCOOH और NaX, RCOOH मिल जाएगा, और सोडियम हैलाइड का भी फॉर्मेशन मिलेगा। तो दैट इज द केस ऑफ टर्मिनल
ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और तरीका ये हो गया और बहुत ही सिंपल सा तरीका, इनफैक्ट इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जो कि आपने हेलोजन एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए मैकेनिज्म कैसे होता है। हमने यहां पे ले लिया एल्किल ग्रुप है, टर्मिनल कार्बन है और इस टर्मिनल कार्बन पर हमने 3 हैलोजन लगा दिया और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे NaOH एक्वस लेंगे। मान लेते हैं हमने इसका 1 इक्विवेलेंट लिया है, कितना 1 इक्विवेलेंट NaOH एक्वस लिया हुआ है। तो यहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इट विल गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो आपको समझ में आ गया कि क्या होगा। तो यहां पर एक हैलोजन, एक इक्विवेलेंट लिया हुआ है, तो एक हैलोजन जो है वो किससे रिप्लेस कर जाएगा, OH से, और यहां पे दूसरा और तीसरा हैलोजन बचा हुआ है। फिर हम लोग फिर से यहां पर क्या करेंगे, NaOH एक्वस से रिएक्ट कराएंगे। तो यहां पे अब दूसरा हैलोजन जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली यहां पर NaOH एक्वस लेंगे तो यहां पर तीसरा हैलोजन भी क्या होगा, OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए सेम कार्बन पर ढेर सारा OH ग्रुप हो गया है, 3 OH ग्रुप हो गया है, मतलब कि ये कुछ जेम डाइऑल का केस लग रहा है। वैसे जेम डाइऑल नहीं है, जेम ट्राइऑल है, ये जेम ट्राइऑल का केस लग रहा है। और जेम ट्राइऑल या जेम डाइऑल जो होता है दैट आर हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो यहां पे तुरंत क्या होगा, यहां पर इसको अगर हल्का सा भी हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन को शो करेगा और जब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन को जब ये शो करेगा तो हमें यहां पे मिल जाएगा RCOH और ये डबल बॉन्ड O, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम हलवा टाइप का ये मैकेनिज्म है। ये अनस्टेबल है, जेम ट्राइऑल, ये इट इज अनस्टेबल, that will give the carboxylic acid. Please note it down. Okay. अब ये देखिए एक और तरीका है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अगर हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया हुआ कोई और मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड एज एसिड डेरिवेटिव डेराइव फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। वहां पे तो एकदम आसानी से के साथ एकदम आसान तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब एसिड डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव्स सच एज ईस्टर हो गया, एसिड अमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया और एसिड हैनाइड्राइड, ये सब की सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। इनका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे। मीडियम आप अपने से सोच लीजिए, चाहे एसिडिक मीडियम लीजिए चाहे बेसिक मीडियम लीजिए, दे विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एकदम आसानी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। चाहे एसिडिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और अगर आपने बेसिक मीडियम का इस्तेमाल किया then we will be getting a salt of carboxylic acid। तो वहां पे हमने आपको बस रिएक्शन बताया था। रिएक्शन तो रटना नहीं है, रिएक्शन अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। जिंदगी भर की बात तो छोड़िए, आप पूरे सेशन आप परेशान रहेंगे। तो आपको रिएक्शन रटना नहीं है, रिएक्शन को क्या करना है, समझना है। और जब रिएक्शन को समझना है तो वहां पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म हमें समझाता है कि रिएक्शन कैसे चलेगा, रिएक्शन कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म को जानोगे तो उसके बाद किसी भी तरह के रिएक्शन को आप अपने तरीके से कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो सवाल होता है कि आप कितने रिएक्शन को रटोगे,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हजारों लाखों केमिकल रिएक्शन है, तो क्या आप हजारों लाखों केमिकल रिएक्शन रट सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसको आसान करता है कौन? रिएक्शन मैकेनिज्म। आप रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए और उसके बेसिस पे आप रिएक्शन अपने से लगाइए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे समझा जाए? रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि क्या क्या चीजें वहां पर पढ़ाई जाती हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजियोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया जाता है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया जाता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और कुछ और चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है। और मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं कि जिनका जीओसी कमजोर है, बेटा आप टाइम लीजिए और जीओसी को एकदम स्ट्रांग बनाइए, जितना स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि जैसे ही आपका जीओसी स्ट्रांग हो जाएगा उसके आगे का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी है सब की सब आसान बनती जाएगी। जीओसी कमजोर, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर है। जीओसी स्ट्रांग, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। तो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इस पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तो जितने भी एसिड डेरिवेटिव है उनके हाइड्रोलिसिस से एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है कि रिएक्शन विद वाटर इन द अप्रोप्रिएट मीडियम। मीडियम आपका दो हो सकता है, या तो एसिडिक या तो बेसिक। तो इसका यूज करके हम लोग सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो चीज बनाता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज दोबारा फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। इस पर रिएक्शन हम लोग क्विज सेक्शन में देखा जाएगा। तो देखिए क्विज सेक्शन में रिएक्शन है, तो जल्दी से इन रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट लिखिए, समझ समझ के लिखिएगा। इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट, 4 रिएक्शन है, चारों रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको बताना है। बहुत आसान सा है बेटा, बहुत ही आसान सा है। डेल्टा का मतलब हीट होता है, डेल्टा का मतलब हीट हो गया। यहां पे हमने हीट किया है, कोल्ड है, यहां पर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया है, और NaOH एक्वस है। NaOH एक्वस का मतलब हो गया कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, एक्वस का मतलब वाटर, और बेसिक मीडियम में। ठीक है, जल्दी से आपको मैं 4 मिनट का समय देता हूं। 4 मिनट के समय में इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख डालिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे मिल जाएगा CH3COOH, और प्लस अमोनिया का भी फॉर्मेशन होगा। अब जो मीडियम एक्वस है तो ये अमोनिया जो है वो फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज कर जाएगा। ठीक है, अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा CH3CN और H2OH प्लस कोल्ड। बताइए सेकंड वाले में क्या बनेगा, सेकंड वाले में क्या बनेगा? यहां पे पॉइंट ऑफ डिमार्केशन देखिएगा, फर्क क्या है। ऊपर जो है हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया है, नीचे भी हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया है। फर्क यह है कि ऊपर हम लोग हीट कर रहे हैं, नीचे हमने ठंडा किया हुआ है। इससे भी प्रोडक्ट में फर्क आ जाता है। टेम्परेचर क्या है वो भी डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे कि जब हमने हीट किया है तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3COOH, पर जब इसका हम लोग कोल्ड कंडीशन लेते हैं, कोल्ड कंडीशन लेने का मतलब ये हुआ कि हम रिएक्शन को रोक रहे हैं। कोल्ड कंडीशन का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन को हम लोग सप्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरमीडिएट में जो प्रोडक्ट बना था वहीं पर हम लोग रिएक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट में यहां पे क्या बना था? इंटरमीडिएट में बना था CH3C डबल बॉन्ड ONH2। यहां पे अमाइड का फॉर्मेशन होगा, इट विल गिव राइज टू अमाइड। समझ में आई बात?
ये फर्क देखिएगा, थोड़ा सा एकदम फर्क है। ऊपर हमने हीट किया हुआ है, नीचे हमने कोल्ड किया हुआ है। तो हीट में कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और कोल्ड में हमें अमाइड मिल गया। तो वी कैन से दैट कि अगर हमें अमाइड का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम दी नाइट्राइल, फ्रॉम दी एल्किल साइनाइड, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। बस वहां पे टेम्परेचर हमें ठंडा रखना पड़ेगा ताकि अमाइड जो है वो फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज ना करे। तीसरा, टर्मिनल ट्राई हैलोजन एल्किल हैलाइड है। तो इसके बारे में तो पता ही है कि इसमें यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH2 और ये COOH और प्लस NaBr का फॉर्मेशन होगा। और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा जेम ट्राईऑल से, तो NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है। मुझे लगता है कि नीचे जो है आपका ईस्टर है। तो ईस्टर का हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और यहां पे देखिएगा, छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई है। उस सिली मिस्टेक को देखिएगा, यहां पे H नहीं होगा बेटा, यहां पे COO माइनस लिखेंगे। नहीं बेटा, सही है, H रहेगा, सही था, सॉरी, ये H रहेगा। H रहेगा, बढ़िया है, H रहेगा क्योंकि हमने डिहाइड्रेशन कराया है 2 OH ग्रुप का। तो ईस्टर है, ईस्टर का हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ऑब्वियस सी बात है, ईस्टर हमारा बनता कैसे है, ईस्टर हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, CH3COOH और अल्कोहल क्या हो जाएगा, C6H5, ये OH। दैट विल बी द एंड प्रोडक्ट, एकदम आसान सा। नोट इट डाउन प्लीज। ओके, वेरी गुड। कुछ और क्विज वाला सवाल है। अमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया और क्या हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। ये आपका अमाइड हो गया। अमाइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया है H+ एसिडिक मीडियम में। ये आपका क्या हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। ये एक्वस है बेटा, Ag लिखा हुआ है वो एक्वस है। ये एसिड हैलाइड हो गया और यहाँ पे एनहाइड्राइड हो गया। एनहाइड्राइड के केस में आप केवल वाटर का ही यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल भी रहेगा तो चलेगा। केवल वाटर से भी आप एनहाइड्राइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंपल रिएक्शन है और यही सिंपल रिएक्शन का यूज करके सवालों को कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। जैसे कि देखते होंगे कि मेंस में या फिर एडवांस में, IIT PMT में तो सिंपल एक ही स्टेप का रिएक्शन पूछ दिया जाता है, पर मेंस और एडवांस में डबल स्टेप या ट्रिपल स्टेप रिएक्शन पूछ दिया जाता है। मतलब कि एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से कनेक्ट किया जाता है। तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि देख के एकदम डर जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, इतना लंबा रिएक्शन है, इसमें 3 रीजेंट का इस्तेमाल हो रहा है, 4 रीजेंट का इस्तेमाल हो रहा है, ये कैसे होगा, ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं बेटा, वो जो 3 स्टेप का जो रिएक्शन है या 4 स्टेप का जो रिएक्शन है, वो असल में इंडिविजुअल स्टेप को जोड़कर बना रहा है। इजी स्टेप्स को वो जोड़कर एक बड़ा सा सवाल बना दिया है। तो जब इजी रिएक्शन आपको पता है ही है, तो जब उसको जोड़कर एक बड़ा सा रिएक्शन बनाता है तो उसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास ये अल्कोहल है, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अल्कोहल है, तो अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, एल्किल साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले अपने सवाल पर स्टिक करते हैं। एटलीस्ट जो हम आज बताना चाह रहे हैं वो तो कंप्लीट हो जाए, फिर रही बातें तो हम लोग करते रहेंगे। तो हमें पता ही है
कि अमाइड बनता कैसे है। अमाइड जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया से बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें वही चीज दोबारा मिल जाएगा। तो हमें मिल गया CH3COOH प्लस NH3। उसी तरीके से एसिड हैलाइड बनता कैसे है। एसिड हैलाइड बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड से बनता है। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां पे मिल जाएगा CH3COO माइनस लिखेंगे और प्लस HCl और यहां पे Na प्लस कर देंगे। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और वही जो है फर्दर चेंज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। एनहाइड्राइड के बारे में पता है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एनहाइड्राइड बनाता है। तो यहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। एक मिल जाएगा CH3COOH और दूसरा मिल जाएगा C2H5COOH। C2H5COOH, CH3COOH ये आपका CH3 बना देगा और ये आपका बना देगा C2H5COOH। वी विल गेट दी कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा एनहाइड्राइड अगर आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो एक एंड प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो दो तरह का एंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो दीज आर द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमने देख लिया। पहला हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमने देखा साइनाइड का, दूसरा हमने देखा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव का और तीसरा हमने देखा एसिड डेरिवेटिव का। इसके बाद कुछ और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि एक और क्विज है उसी को देखिएगा। ये है, बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऑलरेडी यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है पर यहां पे जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज द केस ऑफ जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कभी कभी पूछा हुआ सवाल है, पूछा गया है ये सवाल। जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा। जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड व्हाट विल इट फॉर्म, क्या बनेगा। जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो वेरी अनस्टेबल। ये खुद में अनस्टेबल होते हैं और जब इसको हीट करते हैं तो ये अपनी अनस्टेबिलिटी को दूर करता है और जब ये अनस्टेबिलिटी को दूर करता है तो यहां पे हमें डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, CO2 मॉलिक्यूल निकलता है और जब CO2 मॉलिक्यूल निकलता है तो ये चेंज कर जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा है बेटा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो समझ सकते हैं कि अगर सेम कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और हम उस मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और CO2 मॉलिक्यूल निकलने के बाद आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दिस विल गिव राइज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक, नोट करते चलिए, छोटी छोटी बातें हैं, नोट करते चलिए। इसके अलावा जैसे कि ये तो डाई कार्बोक्सिलिक को मोनो कार्बोक्सिलिक में चेंज करने का तरीका है। ऑलरेडी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसको हमने सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करें। इसके अलावा एक और स्पेशल रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉच रिएक्शन। कॉच रिएक्शन से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं और कॉच रिएक्शन में हमें चाहिए एल्कीन, एल्कीन का यूज करके। तो देखिए कॉच रिएक्शन क्या होता है, क्विज नहीं है, ये रिएक्शन है कॉच रिएक्शन। कॉच रिएक्शन इट इज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब यहां पे क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का एडिशन करना। इट इज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, मतलब कि हमारे पास एल्कीन होना चाहिए और एल्कीन का जब हम लोग कार्बोक्सिलेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड
फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, इट विल बी एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट। और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, तो हमें मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। इट विल गिव राइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉच रिएक्शन। जैसे कि ये है आपका कॉच रिएक्शन, एक सिंपल सा कॉच रिएक्शन। हमने यहां पे लिख दिया, ले लिया एथीन। एथीन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। और यहां पे हमने फॉस्फोरिक एसिड लिया, टेम्परेचर और प्रेशर को हाई करते हैं, तो हमें यहां पे मिल जाएगा क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। विल बी गेटिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक। वी विल बी गेटिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैकेनिज्म पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मैकेनिज्म कभी पूछा नहीं गया है। आपको बस रिएक्शन याद करना है कि कॉच रिएक्शन क्या होता है, कॉच रिएक्शन में हम लोग क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कॉच रिएक्शन में हमें क्या मिलता है। कॉच रिएक्शन बहुत कॉमन नाम आता है। कॉच से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज गाटरमैन कॉच रिएक्शन। दो रिएक्शन है, एक कॉच रिएक्शन तो मैंने आपको बता दिया है और दूसरा है गाटरमैन कॉच रिएक्शन। ये आपका होमवर्क रहेगा कि गाटरमैन कॉच रिएक्शन क्या है, वो आप देखिए। गाटरमैन कॉच रिएक्शन इनफैक्ट तीन नाम चलता है, एक गाटरमैन रिएक्शन है, एक गाटरमैन कॉच रिएक्शन है और एक कॉच रिएक्शन है। नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसका प्रोडक्ट लिखिएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। देखिए यहां पे सिमेट्रिकल एल्कीन था, जब सिमेट्रिकल एल्कीन था तो कोई भी बात नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। पर यहां पे आपका जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप सोचना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलेशन किस कार्बन पे कराया जाए, टर्मिनल वाले कार्बन पे कराया जाए कि यहां पर इस वाले कार्बन पे कराया जाए। सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कॉच रिएक्शन करा रहे हैं और आपके पास एल्कीन सिमेट्रिकल है तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। फिर अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया तो वहां पे दो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। और वो कैसे होगा, या तो आप इस कार्बन पर COOH जोड़ें या तो आप इस कार्बन पर COOH जोड़ें। तो याद रखिएगा कि जो COOH जुड़ता है वो उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लेस हाइड्रोजन कार्बन अटैक्स टू लेस हाइड्रोजन कार्बन। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3C, ये हो जाएगा CH3 और यहां पे H, फिर COOH। दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस। नोट कर लीजिए बेटा और इसको देख लीजिएगा अच्छे से। पूछा गया सवाल है, ये PMT में भी पूछा गया है और मेंस में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ और रिएक्शन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोलिसिस होता है, सिंपल सा था, कोई ज्यादा उसमें बड़ा बात है नहीं। और दूसरा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे कराएंगे, किसका किसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराया जाए। दो तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पॉइंट वाइज देखते हैं और आप लोग नोट करते चले गए। सबसे पहला पॉइंट,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें क्या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले सकते हैं, या K-MnO4 आप लीजिए एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ये क्या करेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको क्या करेगा, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। प्राइमरी अल्कोहल विल डायरेक्टली बी चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहचान होता है। वैसे अगर देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज करता है, फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। पर क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लिया है तो जो प्रोसेस है बीच में कहीं पे भी नहीं रुकेगा, सीधे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। ये प्राइमरी अल्कोहल की बात करें। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर हमने लिया और अगर हमने वहां पे ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सेकेंडरी अल्कोहल को सबसे पहले ये कीटोन में चेंज करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन देगा। और क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है और हमने उसको हीट कर रहे हैं, हीट कर दिए हैं, तो हीट करने की वजह से, हीटेड कंडीशन की वजह से जो कीटोन बनेगा वो टूट जाएगा और वहां पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की संख्या कम हो। जैसे कि अगर प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया है 3 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल, तो एसिड बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा। पर अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा पर कार्बन की संख्या कम हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। इतना मजबूत होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बॉन्ड को तोड़ देगा। तो हम लोग फोकस करेंगे प्राइमरी अल्कोहल के केस में। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा ये है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये क्या कर सकता है, ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। अब क्योंकि है कमजोर तो इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा। हाँ, अगर एल्डिहाइड इसको मिल गया तो ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकता है। तो ये आपका हो गया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा, कीटोन को किसी में भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि यह बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है। तीसरा एक नाम आता है जोन्स रीजेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजेंट। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इज कॉल्ड एज जोन्स रीजेंट। जोन्स रीजेंट भी क्या करेगा, अल्कोहल को, खासकर प्राइमरी अल्कोहल को चेंज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब खास बात क्या है, विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें कि प्राइमरी अल्कोहल है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हमें केवल अल्कोहल को एसिड में चेंज करना है। तो अगर हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो अल्कोहल को एसिड में तो चेंज करेगा ही करेगा, पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ देगा। पर हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे जोन्स रीजेंट का, कि मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एज सच रहेगा, पर जो प्राइमरी अल्कोहल है वो चेंज कर जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजेंट, जोन्स रीजेंट। अगला कीटोन एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो कीटोन देता है। कैन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने अभी भी आपको बताया है, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, उसको हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज कराया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराया, तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज करेगा और कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कराएगा, जहां पे कार्बन की संख्या कम होगा क्योंकि बॉन्ड को ये तोड़ेगा। नोट कर लीजिए बेटा, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट।
लेकिन कुछ और इसमें है पॉइंट, मेरे ख्याल से एक और पॉइंट होगा। हाँ, एल्कीन एंड एल्काइन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। बता ही दिया था कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, उसको हमने हीट कर दिया, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को तो लिख ही लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करता है कि कैसे कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और कौन कौन कार्बोक्सिलिक एसिड किस कंडीशन में बनाता है। तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स आर देयर और इन्हीं 5 पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्विज में। याद कर लीजिए इसको बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, क्विज, और इसको सॉल्व करिए आप अपने से। व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट? आसान सा है। पहले वाले रिएक्शन में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मीडियम एसिडिक है। वैसे डाइक्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, उसका मीडियम एसिडिक ही बनता है, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम कभी भी नहीं बनता है। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इधर हमने लिया है प्राइमरी एल्कोहल, तो ये प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा, कार्बन की संख्या सेम रहेगा। तो यहां पे आपको मिल जाएगा CH3COOH, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का एल्कोहल है। KMnO4 हमने लिया है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, और हमने लिया है बेस, बेसिक मीडियम में हमने लिया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा पर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 COO माइनस और Na+। CrO3H2SO4 जोन्स रीजेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जोन्स रीजेंट जो है वो अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फिर पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन को टच भी नहीं करता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वैसे की वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे बन जाएगा OH जो है वो COOH में बन जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। K2Cr2O7 और हमने क्या लिया है? H2SO4 लिया है। ये क्या है बेटा? कीटोन है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा हीट भी करेंगे, इसको हीट भी कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि कीटोन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? तोड़ने का काम करेगा, और यहां पे तोड़ेगा इधर से, और दोनों तरफ जो भी बचा हुआ है उसको सीधे ऑक्सीडाइज कर जाएगा। और जब सीधे ऑक्सीडाइज करेगा तो 2 कार्बन का एसिड बनाएगा और 2 कार्बन का एसिड बनाएगा। मतलब कि यहां पे आपको मिल जाएगा CH3COOH और प्लस CH3COOH। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये बॉन्ड को तोड़ देता है। KMnO4H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और जब ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तो आपको यहां पे मिल जाएगा यहां पे COOH और यहां पे भी COOH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दैट विल बी द केस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट इट डाउन प्लीज, टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, जल्दी जल्दी नोट करिएगा।
कल मेरी क्लास लगेगी, तो कल की क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ अच्छे अच्छे सवाल को भी हम लोग करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और कल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ख़त्म करेंगे। 3 लेक्चर विल बी मोर देन एनफ फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, देखते हैं कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी बात को याद रखिएगा, अच्छी तरीके से इसको करिएगा जो मैंने आपको बताया है, और सवाल को ट्राई करते रहिए। ऑर्गेनिक में यही एक इसका मंत्रा होता है कि जितना ज़्यादा आप सवाल ट्राई करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना ही अच्छा, उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी हार्ड। ऑल द बेस्ट। बने रहिए।